जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में दोस्तों हम सब आपके जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ था 2022-23 उसको तो कवर कर रहे थे, लेकिन अब उसके साथ साथ जो आपका भी ऑफलाइन मोड पेपर हुआ था 2011 से उसको भी कवर करेंगे, क्योंकि इस बार आपका जो एग्जाम होगा दोस्तों ऑफलाइन मोड होगा, तो हम ऑनलाइन मोड के साथ साथ जो आपका ऑफलाइन मोड पेपर हुआ है उसको भी कवर करते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों सीटेट एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आपका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है वो बहुत घुमा फिरा के पूछता है। इसमें सारे लैंग्वेज का खेल होता है और किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका तर्क शक्ति, आप किसी क्वेश्चन को किस लेवल तक सोच पा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए दोस्तों आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे, आप तभी किसी क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आप सबके लिए सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस नए स्टडी मटेरियल दोस्तों प्लस उसके साथ प्रैक्टिस सेट डेली उपलब्ध कराया जाता है, और उसकी पीडीएफ भी दोस्तों आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके पहले जो हम सब पेपर को कवर कर चुके हैं 2011 और 2012 को, आज हम सब 2013 के पेपर को कवर करेंगे। 2013 में दोस्तों हम सब सीडीपी ईबीएस को कवर कर चुके हैं। आज जो पेपर को कवर करेंगे वह पेपर आपका है हिंदी का। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और हिंदी के क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। जो आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आता है दोस्तों, इसमें 15 नंबर आपके आते हैं गद्य पद्य से और 15 नंबर आपके आते हैं पेडागोजी से, शिक्षण शास्त्र से। जो कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है दोस्तों हिंदी में, हिंदी संस्कृत में आप यही फोकस करिए आप पेडागोजी को तैयार करके, क्योंकि जो 15 नंबर आपका गद्य पद्य से आते हैं वो 15 नंबर इसी से पूछे जाते हैं। आपको गद्य पद्य दिया रहेगा उसको पढ़िए और उसी से आपको आंसर देना होता है। और इसमें आप ग्रामर पे फोकस ना करिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप बेसिक ग्रामर का नॉलेज रखिए, उतने से आपका इसमें ग्रामर कर जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अभी हम सॉल्व करेंगे, इसमें आप देखिएगा अभी तक जितने भी हम सब सेट सॉल्व किए हैं किसी में दोस्तों 3 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके ग्रामर से क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो आप यही समझिए कि आपके ग्रामर से जो क्वेश्चन आएंगे वो 1 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों नहीं बनेंगे। अब इसके लिए दोस्तों आप पूरा ग्रामर पढ़िए तो यह नहीं सही है। अब जो बेसिक ग्रामर नॉलेज है उसी का आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, उतने से आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा फोकस करिए आपके पेडागोजी पर और उसके बाद इस प्रैक्टिस सेट करिए गद्यांश पद्यांश का। अब चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन जो गद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया क्या गया था। पहला कह रहे हैं समाज पाठशालाओं, स्कूल अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बैठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके आगे कह रहे हैं इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा एवं अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करता। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दंपत्ति की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का अर्थ क्या है यह भी कोई नहीं बताता कि परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने बिखरने लगते हैं। घर बसने की साला ना आज तक कहीं खुली है और ना खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। अब ये तो हम तो गद्यांश पढ़ लेंगे दोस्तों। अब जो क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे, आपको इसको इसी से क्वेश्चन को बनाना है। इसमें जो करें भी है, भी शब्द है दोस्तों। भी शब्द क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है या फिर निपात है दोस्तों। तो इसमें जो कि दोस्तों भी दिया गया है तो भी आपका क्या है? भी आपका दोस्तों निपात शब्द है। क्या कौन सा शब्द है? भी आपका निपात शब्द है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि दोस्तों क्या है उसको आपको बताना है। सूक्त है, वास्तविक है या फिर वास्तविकता है या फिर सदवचन है। तो दूसरी सच्चाई जो आपके गद्यांश में हम पढ़ रहे थे उसमें आपको बताए थे ना कि इसमें है वास्तविकता है दोस्तों। दूसरी सच्चाई, हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि वास्तविकता है। क्या है दोस्तों? सही है।
कहने का तात्पर्य जो आपको गद्यांश में कहा गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों। कोई घर बहुत जल्दी टूट जा रहा है तो इसका मुख्य कारण क्या है। पहला है बच्चों के बारे में ना जानना, या फिर बी ऑप्शन है माता पिता बनने का अर्थ ना जानना, या फिर दंपति का अर्थ ना जानना, या फिर घर बसाने की जल्दी कहना। तो दोस्तों इसमें जो कि ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, दंपति का अर्थ ना जानना। आप नहीं समझ पा रहे कि माता पिता कैसे होते हैं, किस प्रकार से बच्चों को देख रेख करना चाहिए, किस प्रकार से पति पत्नी को रहना चाहिए। दंपति का अर्थ न जाना दोस्तों घर टूटने का यह मुख्य कारण है। आप जब कोई चीज़ नहीं जानेंगे, किस तरीके से सबको मैनेज करना है, किस तरीके से परिवार को चलाना है, किस तरीके से दोनों लोग को रहना है, इसके बारे में नहीं जानकारी रहेगी तो यह घर टूटने का एक दोस्तों प्रमुख कारण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करेंगे हर घर में किसी चीज़ का आग्रह बना हुआ है दोस्तों, किसी चीज़ का आग्रह बना हुआ है। पहला है बच्चों को स्कूल न भेजने का, छोटे बच्चों के स्कूल में पढ़ाने का, या फिर बहुत छोटे बच्चों की दुकान भेजने का, या फिर डी ऑप्शन है बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बैठाकर आने का। तो जो जैसा कि इसमें हमने गद्यांश में दोस्तों आपको पढ़ा था, जिसमें कह रहे थे कि हर घर का एक आग्रह बन गया है कि बच्चों को स्कूल ही भेजना है, हम उनको स्कूल ही रहेंगे, स्कूल रहेंगे जल्दी सीख लेंगे, स्कूल बैठाकर चले आते हैं। तो दोस्तों इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बैठाकर चले आना है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों जो बालक की सबसे पहली पाठशाला होती है वो घर पे ही होती है। आप उन्हें अभी 2 साल का बच्चा है उसे स्कूल में बैठा के चले आइए तो वो नहीं सीख पाएगा। वो उसके सीखने का जो सबसे प्रमुख साधन है, सबसे प्रमुख स्थान है तो उसका घर है, क्योंकि घर से ही बालक हर चीज़ सीख के जाता है। हर जो बेसिक नॉलेज होता है वह घर से ही सीख के जाता है, और जब स्कूल में जाता है तो स्कूल में जब कोई चीज़ सिखाया जाता है बेसिक नॉलेज से अटैच कर लेता है। जैसे कि अभी घर पे बालक आम देखा है, आम खाया है, अब जब उस स्कूल में जाएगा जब बताएंगे आ से आम तो बालक तुरंत समझ जाएगा। हम तो घर पे हमारे मम्मी पापा आम लाए थे, हम तो खाए थे, तुरंत वह आ को जो है आम से कनेक्ट कर लेगा, और वो आम को अपने घर से कनेक्ट कर लेगा कि हाँ हमारे घर पे आम आता है। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है दोस्तों। ऑप्शन है पति पत्नी बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, या फिर अच्छे माता पिता बनने का, या फिर डी ऑप्शन है छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालय में प्रवेश दिलाने का। तो किसकी जो लेखक है कह रहे हैं किसका शिक्षण प्राप्त करना दोस्तों जरूरी है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अच्छे माता पिता बनने का। ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप अच्छे माता पिता कैसे बने, किस प्रकार से बालक को पढ़ाए, कैसे बालक सीखे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है। पहला ऑप्शन है बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके ताकि बच्चे को उच्च डिग्री प्राप्त करवाई जा सके, या फिर सी ऑप्शन है ताकि बच्चे स्वयं प्रयास लेने योग्य बन सकें, या फिर डी ऑप्शन है जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। तो इसमें कि दोस्तों जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप डिग्री प्राप्त करना, ज्ञानवान बनना, नौकरी पाना। ज्ञान का मतलब यह है कि जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है। ज्ञान का मतलब यही होता है, इससे नौकरी पाना, ज्ञानवान हो जाना, डिग्री प्राप्त करना, अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना, यह मतलब नहीं होता। तो इसमें जो कि सही शिक्षा के बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है ताकि जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है दोस्तों। समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है। पहला ऑप्शन है अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्रदान न करने के प्रति, या फिर बी ऑप्शन है ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, या फिर सी ऑप्शन है घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति, या फिर डी ऑप्शन है माता पिता द्वारा बच्चे का पालन पोषण न करने के प्रति। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। घर बसाने की शिक्षा देने वाले शाला खोलने के प्रति समाज और सत्ता इसके प्रति सजग नहीं है। जैसे कि लास्ट लाइन में ये बताया था कि इसके प्रति सजग नहीं है कि घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला खोलने के प्रति। ऑप्शन सी इज दोस्तों राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए, अगर इस पर हम सब बात करें तो आज के जो समय की शिक्षा है दोस्तों सब एक नौकरी के लिए बात हो रही है। अब हम उस चीज़ पे क्यों फोकस करें, उस चीज़ की क्यों हम पाठशाला खोलें जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों
कि घर बसाने के लिए साला खोलना, तो घर कैसे चले, कैसे अच्छे माता पिता को रहना चाहिए, इसका नॉलेज देना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसका नॉलेज दे देंगे, इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे देंगे, तो काफ़ी परिवार जो है टूटने से बच जाएंगे। लेकिन आज के समय में सिर्फ वही शिक्षा दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। घर बसाने की साला अभी आज तक न खोली गई और आगे भी खोलने का कोई चांस नहीं है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है दोस्तों। पहला ऑप्शन है दंपत्ति की शुरुआत कैसी की जानी चाहिए, बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा स्तर को। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, जो आपके गद्यांश में दिया गया है उसके अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है। पहला है दंपत्ति की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए दोस्तों। दंपत्ति के बारे में जानना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं माता पिता शब्द युग्म है दोस्तों, कैसा शब्द युग्म है। पहला है सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है, दूसरा है सार्थक शब्द युग्म है, तीसरा है निरर्थक शब्द युग्म है, या फिर चौथा है पुनरावृत्त शब्द युग्म है। तो दोस्तों जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सार्थक शब्द युग्म है। जो माता पिता है दोस्तों वो सार्थक शब्द युग्म है, उसे आप निरर्थक या फिर सार्थक निरर्थक नहीं कर सकते, दोनों सार्थक शब्द युग्म में आते हैं माता पिता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं दोस्तों नीचे दी गई पंक्ति को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। जो सबसे उचित विकल्प है उसको आपको चुनना है। पहला है पूछो किसी भाग्यवादी से, यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। तो कुछ पंक्ति दी गई दोस्तों, अब पंक्ति के जरिए आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए, उसको क्वेश्चन को आपको बताना है। कह रहे हैं कि प्रयोग उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह है दोस्तों। पहला है प्रत्यय है, प्रदेश है, प्रपत्र है, या फिर बी ऑप्शन है प्रत्येक है, प्रभाव है, प्रदेश है, या फिर सी ऑप्शन है प्रसाद है, प्रत्येक है, प्रपत्र है, या फिर डी ऑप्शन है प्रभाव है, प्रदेश है, प्रपत्र है। तो जो कि इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रयोग शब्द के बनने वाला शब्द कौन सा है, प्रभाव है, प्रदेश है, प्रपत्र है। ऑप्शन डी इज दोस्तों राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया। जो भी आप पंक्ति हम पढ़े उसमें जो है कवि किसकी महिमा का खंडन किया। ऑप्शन है रत्नों का, या फिर विधि के विधान का, या फिर भाग्यवाद का, या फिर वसुधा का। तो इसमें दोस्तों खंडन किसका कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी भाग्यवाद का। कवि जो है किसकी महिमा का खंडन कर रहा है, भाग्यवाद की महिमा की खंडन कर रहा है। ऑप्शन सी इज दोस्तों राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। विधि अंग से तात्पर्य है दोस्तों, विधि अंग से क्या तात्पर्य है। पहला है न्यायवादी, या फिर बी है न्याय अंग, या फिर सी ऑप्शन है विधाता लिखा होना, या फिर डी ऑप्शन है भाग्य का लिखा होना। तो विधि अंक का से क्या तात्पर्य है उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका सही होगा भाग्य का लिखा होना दोस्तों। विधि अंक का से तात्पर्य है दोस्तों, कहते हैं नहीं जो भाग्य में लिखा हो, जो विधि का लिखा है वही होगा। तो ऑप्शन डी सही हो गया, भाग्य का लिखा हुआ। जो और तीन ऑप्शन थे, पहला है न्यायवादी, दूसरा था न्यायांक, तीसरा है विधाता लिखा होना, ये सब नहीं होंगे। ऑप्शन जो सही है आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, भाग्य का लिखा होना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता है तो क्या होता है। पहला ऑप्शन है रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते हैं, या फिर बी ऑप्शन है रत्न मिल जाते हैं, या फिर पैर के नीचे वसुधा होती है, या फिर धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती है। तो इसमें जो कवि के अनुसार भाग्य ही सब कुछ होता है, क्या मतलब होता है उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि आपका सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती है। यह जो कवि के अनुसार इसका यही अर्थ निकलता है, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती है। ऑप्शन डी इज दोस्तों राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। करें तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है दोस्तों। किसके कारण, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है। पहला है उगल हो, दूसरा है रतन है, तीसरा है प्रबल है, चौथा है स्वयं है। तो इसमें जो कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रतन होगा दोस्तों। तुकबंदी के कारण कौन से बदले हुए
रूप में प्रयुक्त होता है। रतन है दोस्तों वह तुकबंदी के कारण रतन शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त होता है। रत्न जो है शुद्ध स्वरूप है दोस्तों, रतन जो है इसका शब्द स्वरूप है, जो शुद्ध इसका स्वरूप है वह रत्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी है दोस्तों? वसुधा का जो समानार्थी है उसको आपको बताना है। जलधि है, वसुंधरा है, महीप है या फिर वारिद है दोस्तों। इसमें जो है वसुधा का जो समानार्थी शब्द है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी वसुंधरा है दोस्तों। वसुधा का समानार्थी क्या है? वसुंधरा है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों आपको जो 15 क्वेश्चन होंगे शिक्षण से संबंधित हो गए उसको हम सब कवर करते हैं। करें बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है दोस्तों? किसका आकलन कर रहे हैं? मौखिक आकलन कर रहे हैं। बच्चों के मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए कौन सा बेहतर तरीका है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों को उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या फिर डी ऑप्शन है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो जो सबसे अच्छा तरीका है सतत आकलन के लिए उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि सही होगा दोस्तों विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। मौखिक भाषा के सतत आकलन का सबसे बेहतर तरीका यही है, विभिन्न संदर्भों में आप उनसे बात करें। ऑप्शन सी इज दोस्तों राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है दोस्तों। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य है? पहला है वर्तनी की अशुद्ध के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, या फिर बी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, या फिर सी ऑप्शन है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, या फिर डी ऑप्शन है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन दोस्तों। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। भाषा के सतत और व्यापक आकलन करने का यह उद्देश्य है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग के क्षमता का आकलन करना। ऑप्शन सी दोस्तों इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है दोस्तों। दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य जो नहीं है उसमें आपको बताना नहीं पूछा है। जो इसमें गलत होगा वही आपका आंसर होगा। आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, या फिर सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, या फिर सी ऑप्शन है सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, या फिर विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो जो दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करने का जो उद्देश्य नहीं है वो उद्देश्य नहीं जो नहीं उसको आपको बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विद्यालय प्रमुख निर्देशों का पालन करना। जो दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग करने का उद्देश्य यही नहीं है, बाकी सारे उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इज दोस्तों राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करें पाठ्य पुस्तक की भाषा, पहला ऑप्शन है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, या फिर बी ऑप्शन है तत्समय प्रधान होनी चाहिए, या फिर सी ऑप्शन है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, या फिर डी ऑप्शन है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो इसमें जो पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? वह होनी चाहिए दोस्तों बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य, जो प्राथमिक स्तर पर हम सब भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, या फिर सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, या फिर भाषा का प्रयोग सिखाना। अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका क्या तात्पर्य? तो उसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि भाषा का प्रयोग सिखाना। हम प्राथमिक स्तर पर भाषा को भी व्याकरण तो सिखाते नहीं, उसका बस प्रयोग सिखाते हैं कि हम सब भाषा का किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा, पहला ऑप्शन है सदैव टकराहट से गुजरती है, सदैव समान होती है, समान हो सकती है, या फिर सदैव अलग होती है दोस्तों। अब जाहिर सी बात है अगर हम कोई चीज़ विद्यालय में पढ़ रहे हैं और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली घर में पढ़ाई जाने वाली भाषा में क्या संबंध होता है तो इसको आपको बताना है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, समान हो सकती है दोस्तों, समान हो सकती है। अब इसको हम सदैव समान होती है इसको क्यों नहीं चुने दोस्तों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे अभी आप किसी दूसरे राज्य से आके कहीं अदर राज्य में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ पे जो घर की भाषा है और विद्यालय की भाषा मैच नहीं करेगी। जो टीचर हैं वो भाषा की बच्चे के भाषा में पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अपने भाषा में ढालने का प्रयास करते रहते हैं। तो घर की भाषा और विद्यालय की भाषा समान कैसी नहीं हो पाएगी? तो समान हो सकती है दोस्तों, समान हो सकती है, एक कंपल्सरी नहीं होगी। तो ऑप्शन सी आपका
राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। करें प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोग में अवसर, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र या फिर व्याकरणिक नियमों का स्मरण। प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उसको आपको बताना है। इसमें दोस्तों भाषा प्रयोग के अवसर, यस प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब बालक को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएंगे तभी बालक अच्छे से सीख पाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहे हैं हिंदी प्रयोग की विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। हिंदी प्रयोग की विविध को जानने के लिए जो सबसे उपयोगी साधन हो सकता है उसको आपको बताना है। पहला है बाल साहित्य का विविध उपयोग, या फिर बी ऑप्शन है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, या फिर सी ऑप्शन है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, या फिर डी ऑप्शन है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। बाल साहित्य के विविध उपयोग, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए जो सबसे उपयोगी साधन हो सकता है वह होगा बाल साहित्य का विविध उपयोग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइए हम सब आगे क्वेश्चन को अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करें कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? किसके लिए दोस्तों? कक्षा 1 और 2 के लिए आपको कहानी बताना है, तो आप कैसे कहानी का चयन करेंगे? पहला है जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हो, जिसमें 2 ही पात्र हो, या फिर जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। दोस्तों अभी आप सिंपल सोचिए कि जो एक दो की किताब आती है उसमें जितने भी आप अक्षर दिए होते हैं सबको चित्र के माध्यम से सिखाते हैं। आप चित्र के माध्यम से क्यों सिखाते हैं? क्योंकि बालक जब चित्र देखेगा, चित्र देख कर वो पहचान लेगा। जैसे भी आम के बारे में हो गया, अंगूर के बारे में हो गया, ऐसे तमाम जो भी चित्र है दोस्तों, बिल्ली के बारे में हो गया, तो सारे चित्र वो घर पर देखा हुआ है। जब वह चित्र उसमें चित्र देखिएगा, किताब में चित्र देखता है तुरंत वह कनेक्ट कर लेता है। ये तो हम वहाँ पे अपने घर पे देखे थे। इस जो सबसे प्रभावी तरीका होगा ऑप्शन डी होगा, जिसके शब्दों वाक्यों घटनाओं वर्णन की शैलियों से चित्रात्मक हो। ऑप्शन आपका डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए दोस्तों, किस पे होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, या फिर कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, या फिर बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, या फिर बच्चों को चित्रान्वयन क्षमता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, किस पे आप सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर किस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे उसको आपको बताना है। इसमें जो सही होगा बच्चों को रचनात्मक बनाना दोस्तों, मौलिकता को पोषित करना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं पढ़ने का प्रारंभ दोस्तों, पहला है वर्णमाला से होनी चाहिए, कहानियों से होनी चाहिए, कविताओं से होनी चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ दोस्तों कहाँ से होना चाहिए? तो दोस्तों अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए। अभी छोटा बालक है, आप तो उसे अभी वर्णमाला ही नहीं से मात्रा ही नहीं सिखाने लगेंगे, आप उन्हें अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए जो आपका पढ़ने का प्रारंभ होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है दोस्तों? पहला है भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, या फिर भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर सी ऑप्शन है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, या फिर डी ऑप्शन है भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं होता। तो जो उचित कथन है उसको आपको बताना है, जो सही है उसको आपको बताना है। इसमें जो कि आपका सही होगा ऑप्शन बी सही होगा, भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है दोस्तों। भाषा कैसी है दोस्तों? भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण के जरिए एक नियम के जरिए चलता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आइए हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। करेंगे प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों। जो पहला है जो ऑप्शन दिया गया है बच्चों को अभिनय सिखाना दोस्तों, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, या फिर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या फिर डी ऑप्शन है बच्चों को अनुशासित रखना। तो इसमें जो कि आपका राइट आंसर होगा विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग का अवसर प्रदान करना, सी इज राइट आंसर। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता दोस्तों? इसमें नहीं पूछा है भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञान पर, या फिर साइन बोर्ड पर। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है कथन किस पर नहीं लागू होता, बाकी किस पे लागू होता है? तो इसमें जो कि ऑप्शन होगा आपका ए भाषा प्रयोगशाला पर। भाषा प्रयोगशाला में दोस्तों इस पे लागू नहीं होता।
भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है या कथन किस पे लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला में, वहाँ पे आपको हर भाषा व्यवस्थित मिलता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। बाकी सारे गलत, इसमें नहीं पूछा है, गलत गलत के साथ चला जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, या फिर बी ऑप्शन है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, या फिर ए ऑप्शन है उन्हें त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, या फिर डी ऑप्शन है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। जिसमें पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कक्षा में कुछ बच्चों लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, गलत लिखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? आप कैसे, एक टीचर हैं, आप कैसे उनको सुधारने का प्रयास करेंगे? तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बच्चों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आज यहाँ पे हम सब दोस्तों आपका जो पेपर हुआ था 28 जुलाई 2013 को, उसको कवर किए। इसमें हम सब हिंदी को पूर्णतः कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। यहाँ पे हम सब सीटेट के सभी सब्जेक्ट का वीडियो और PDF उपलब्ध करा रहे हैं आप सबके लिए। अब इसी के साथ यह क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।